संज्ञा के विकार वचन। वचन बच्चों, वचन का अर्थ है संख्या। इन वाक्यों को पढ़िए। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तकें रखी हैं। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े दौड़ रहे हैं। यहां पुस्तक और घोड़ा शब्द संख्या में एक होने का संकेत दे रहे हैं। पुस्तकें और घोड़े शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। बच्चों, वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पंखा, तितली, दवा आदि। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पंखे, तितलियां, दवाएं आदि। आइए बच्चों, अब हम वचन बदलने के कुछ नियम जानें। आ का ए बनाकर। एक वचन, बहुवचन। बेटा, बेटे। भैंसा, भैंसे। रुपया, रुपए। पत्ता, पत्ते। खिलौना, खिलौने। दरवाजा, दरवाजे। भौरा, भौरे। पंखा, पंखे। केला, केले। महीना, महीने। चूहा, चूहे। घोंसला, घोंसले। बगीचा, बगीचे। मोहल्ला, मोहल्ले। कमरा, कमरे। पौधा, पौधे। मुर्गा, मुर्गे। कपड़ा, कपड़े। चेहरा, चेहरे। बाजा, बाजे। बस्ता, बस्ते। आ के बाद ए जोड़कर। कथा, कथाएं। सेना, सेनाएं। शाखा, शाखाएं। महिला, महिलाएं। योजना, योजनाएं। बालिका, बालिकाएं। कक्षा, कक्षाएं। हवा, हवाएं। कन्या, कन्याएं। आवश्यकता, आवश्यकताएं। माता, माताएं। भाषा, भाषाएं। कविता, कविताएं। प्रार्थना, प्रार्थनाएं। पाठशाला, पाठशालाएं। ई का इया बनाकर। नीति, नीतियां। मूर्ति, मूर्तियां। नदी, नदियां। छुट्टी, छुट्टियां। खिड़की, खिड़कियां। मिठाई, मिठाइयां। तितली, तितलियां। जाति, जातियां। रीति, रीतियां। बोली, बोलियां। झोंपड़ी, झोंपड़ियां। गलती, गलतियां। रोटी, रोटियां। कहानी, कहानियां। त्रुटि, त्रुटियां। रुचि, रुचियां। चींटी, चींटियां। कली, कलियां। दवाई, दवाइयां। डाली, डालियां। गोली, गोलियां। या का या बनाकर। गुड़िया, गुड़ियां। बिटिया, बिटियां। लुटिया, लुटियां। चूहिया, चूहियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। खटिया, खटियां। अ से ए बनाकर।
बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, गाय, गायें, किरण, किरणें, बारात, बारातें, राह, राहें, बहन, बहनें, नहर, नहरें, भैंस, भैंसें, झील, झीलें, याद, यादें, बाह, बाहें, दुकान, दुकानें, किताब, किताबें, आंख, आंखें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, पलक, पलकें। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, बाल, बारिश, दूध, पानी, सोना। आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दादाजी सो रहे हैं, प्रधानाचार्य भाषण दे रहे हैं। संज्ञा विकार, लिंग की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द पुरुष सूचक जैसे लड़का, हाथी, कवि, पिता आदि, और स्त्री सूचक जैसे लड़की, हथनी, कवित्री, माता आदि दोनों ही होते हैं। इस प्रकार संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। इन्हीं चिन्हों द्वारा किसी शब्द के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है। आइए अब लिंग के भेदों के बारे में जानते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहले पुल्लिंग को समझते हैं। चलिए इस चित्र के साथ दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। अब इस वाक्य को इस तरह से पढ़ते हैं, बंदर पेड़ पर चढ़ गई। बच्चों, क्या ये वाक्य आपको कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? लग रहा है ना? आप जानते हैं इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द बंदर और पेड़ अपने पुल्लिंग होने का बोध करा रहे हैं, परंतु इनके साथ जुड़ी हुई क्रिया चढ़ गई पुल्लिंग नहीं है, इसलिए ये वाक्य उचित नहीं है। बच्चों, पुल्लिंग शब्दों का पता उनकी क्रिया द्वारा भी लगाया जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। क्या इस वाक्य को आप इस तरह बोलेंगे कि पिताजी ऑफिस जा रही है? नहीं ना, क्योंकि पिता शब्द अपने पुल्लिंग या पुरुष जाति होने का बोध करा रहा है, इसलिए पिताजी पुल्लिंग है। इस प्रकार जिस शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग को समझते हैं। बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का विपरीत यानी कि उल्टा लिंग होता है। बच्चों, इस चित्र के साथ दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं। राधा की चप्पल टूट गई। क्या इस वाक्य को आप इस तरह पढ़ सकते हैं, राधा का चप्पल टूट गया है? नहीं ना, क्योंकि इस वाक्य में राधा और चप्पल शब्द स्त्रीलिंग है। अध्यापिका पढ़ा रही है। इस वाक्य में अध्यापिका शब्द अपने स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहा है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। इस प्रकार जिन शब्दों से उसके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बच्चों, अब तो आप लिंग समझ चुके होंगे। संज्ञा के विकार ग कारक। कारक बच्चों,
यहाँ दिए गए वाक्यों को पढ़िए। दादी पूजा फूल तोड़े, मैंने चम्मच खीर खाई। भाई, मुझे तो ये वाक्य कुछ अटपटे लग रहे हैं। सभी शब्द सार्थक हैं, फिर भी अर्थ समझ नहीं आ रहा। चलिए इन्हीं वाक्यों को इस रूप में पढ़ें। दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े, मैंने चम्मच से खीर खाई। अब वाक्य समझ में आए। इन वाक्यों में ने के लिए से लगने से वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। ये शब्द कारक चिन्ह हैं, क्योंकि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। यानी कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इन वाक्यों के चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। बच्चों, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। कर्म कारक का चिन्ह है को। करण कारक का चिन्ह है से, यानी द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। अपादान कारक का चिन्ह है से। संबंध कारक के चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। संबोधन का चिन्ह है हे, अरे। आइए बच्चों, अब 8 कारकों के बारे में एक एक करके पढ़ें। पहला है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे रवि ने खाना खाया, बच्चा दूध पीता है। बच्चों, खाना किसने खाया? रवि ने। दूध कौन पीता है? बच्चा। यानी रवि और बच्चा कर्ता कारक हैं। कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ खाना बनाती हैं, अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं। माँ क्या बनाती हैं? खाना। अध्यापक किसे पढ़ाते हैं? छात्र को। यहाँ खाना और छात्र कर्म कारक हैं। करण कारक, कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पिताजी कलम से लिखते हैं, बच्चा गेंद से खेलता है। पिताजी किससे लिखते हैं? कलम से। बच्चा किससे खेलता है? गेंद से। यहाँ कलम और गेंद करण कारक हैं और से उसका चिन्ह है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी, भाई ने बहन को उपहार दिया। साड़ी किसके लिए है? माँ के लिए। उपहार किसके लिए है? बहन के लिए। यहाँ माँ और बहन संप्रदान कारक हैं। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिसे अलग होने का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मेज से पुस्तक गिरी। पत्ता कहाँ से गिरा? पेड़ से। पुस्तक कहाँ से गिरी? मेज से। यहाँ पत्ता और पुस्तक के पेड़ और मेज से अलग होने का भाव है, अतः अपादान कारक है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे नंदिनी के पापा आए हैं, रमन की कमीज नीली है। किसके पापा आए हैं? नंदिनी के। किसकी कमीज नीली है? रमन की। यहाँ नंदिनी का पापा के साथ और रमन का कमीज के साथ संबंध बताया गया है, अतः नंदिनी के और रमन की संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक, क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे
टोकरी में फल रखे हैं। मेज पर कंप्यूटर रखा है। फल किस में रखे हैं? टोकरी में। कंप्यूटर कहाँ रखा है? मेज पर। इन वाक्यों में टोकरी में और मेज पर क्रिया के आधार हैं, अतः ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, अरे भाई मेरी बात सुनो। यहां किसे पुकारा गया है? भाई को। अतः ये संबोधन कारक है।